नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ संस्कृत संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अब तक की कक्षाओं में आपने वर्ण, पद, संधि, संस्कृत वर्णों और पदों के उच्चारण का अभ्यास, पद परिचय, काल, पुरुष, वचन आदि विषयों को पढ़ा। अब समय है जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उसके प्रयोग करने का, क्योंकि इन सभी विषयों को पढ़ने का उद्देश्य है संस्कृत में बात करना सीखना। अतः आज की कक्षा में हम संस्कृत में वार्तालाप कैसे किया जाए या संस्कृत में वार्तालाप कैसे किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत में परस्पर परिचय कैसे किया जाता है या एक दूसरे से उसका नाम, हालचाल, कुशल मंगल आदि कैसे पूछते हैं, इसको सीखेंगे। यदि किसी पुरुष को किसी दूसरे अन्य पुरुष को अपना नाम बताना है या अपना नाम पूछना है तो उसका अभ्यास या वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम आपको संस्कृत में बताता हूँ। मम नाम आशीषः। मम नाम आशीषः। क्या अर्थ हुआ इसका? मेरा नाम आशीष है। मम नाम आशीषः भवतः नाम किम? मम नाम आशीषः भवतः नाम किम? मेरा नाम आशीष है, आपका नाम क्या है? तो यदि मैंने किसी पुरुष से यह प्रश्न किया तो इसका संस्कृत में कैसे उच्चारण करेंगे? भवतः नाम किम। सामने वाला भी उत्तर देगा, मम नाम दिनेशः। मम नाम दिनेशः। अब उसके प्रश्न में अब वो मुझसे वापस प्रश्न पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है। तो जैसे मैंने उससे पूछा था कि भवतः नाम किम, समान रूप से वह भी मुझसे पूछ सकता है कि भवतः नाम किम। तो मुझे क्या उत्तर देना होगा? मम नाम आशीषः। यदि कोई स्त्री या कोई कन्या वो हमसे प्रश्न करती है तो उसका वो संस्कृत में कैसे पूछेगी? अपना नाम यदि वो पहले बताती है कि मम नाम सीता, मम नाम सीता, भवतः नाम किम। स्त्री पुरुष से पूछ रही है तो पुरुष ने जब पुरुष से पूछा तब भी भवतः नाम किम रहा, स्त्री जब पुरुष से पूछेगी तब भी भवतः नाम किम रहा। लेकिन जब पुरुष अपना नाम बताकर स्त्री से या महिला से या कन्या से उसका नाम पूछेगा तब वहाँ पे पहला परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मम नाम सुनीलः या मम नाम आशीषः भवत्याः नाम किम। स्त्री के लिए क्या शब्द का प्रयोग हुआ? भवत्याः। पुरुष के लिए क्या था? भवतः। भवतः, भवत्याः। ये पहला परिवर्तन आपको मिलेगा। आपका हिंदी में इसका अर्थ पुरुष के लिए भी समान रहेगा और आपका स्त्री के लिए भी इसका अर्थ हिंदी में समान रहेगा। स्त्री आंसर करेगी मम नाम सीमा, भवतः नाम किम। मेरा नाम सीमा है, आपका नाम क्या है? अब यदि परस्पर दो महिलाएं, दो स्त्रियां आपस में बात करें तो वो कैसे एक दूसरे से उसका नाम पूछ सकती हैं? भवत्याः नाम किम। पहली स्त्री ने दूसरी स्त्री से पूछा तो दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया मम नाम राधा, मेरा नाम राधा है। भवत्याः नाम किम, आपका नाम क्या है? तो मम नाम गीता, मेरा नाम गीता है। आपने इसमें तीन चीज़ें सीखी, अपना नाम बताना, पुरुष से उसका नाम पूछना और स्त्री से उसका नाम पूछना। अपना नाम बताने के केस में दोनों ही, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों समान रूप से अपना नाम बताएंगे। मम नाम आशीषः, या अगर स्त्री है तो मम नाम राधा, मम नाम सीता, मम नाम सोनिया, मम नाम रीता। पुरुष है तो मम नाम दिनेशः, मम नाम अंगीरसः, मम नाम उमेशः। दोनों के लिए समान रूप से इसका प्रयोग होगा। लेकिन पूछने के संदर्भ में जब चाहे स्त्री पुरुष से पूछे चाहे पुरुष पुरुष से पूछे, दोनों केसेस में समान ही उच्चारण रहेगा। भवतः नाम किम, पुरुष के लिए आपका नाम क्या है? भवतः। और चाहे स्त्री स्त्री से पूछे या पुरुष स्त्री से पूछे, जब स्त्री से नाम पूछा जाएगा तब आएगा भवत्याः नाम किम, भवत्याः नाम किम। तो ये हमने स्वपरिचय, अपना परिचय, अपना नाम बताना इसमें सीखा।
यदि पुरुष पुरुष से पूछता है कि आपके हालचाल कैसे हैं या आप कैसे हैं, तो उसके लिए कैसे प्रश्न किया जाएगा? भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं। भवान आप, कथम माने कैसे, अस्ति माने हैं, आप कैसे हैं। सामने से उत्तर आ सकता है अहम कुशली अस्मि, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। या एक और इसका विकल्प हमें मिल सकता है अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। या अहम कुशली अस्मि, मैं ठीक हूँ। पुरुष इसको उत्तर के रूप में इसका प्रयोग कर सकता है। पूछने के लिए भवान कथम अस्ति, उत्तर देने के लिए अहम कुशली अस्मि। यदि स्त्री से पूछना है उनके हालचाल कि आप कैसी हैं, तो उसके लिए क्या प्रश्न बन सकता है? भवती कथम अस्ति। पुरुष से था भवान कथम कथम अस्ति, स्त्री से है भवती कथम अस्ति, आप कैसी हैं। तो उत्तर क्या आएगा? सामने से स्त्री क्या उत्तर दे सकती हैं? अहम कुशलिनी अस्मि, मैं ठीक हूं। पुरुष ने क्या बोला? अहम कुशली। स्त्री ने क्या बोला? अहम कुशलिनी, मैं स्वस्थ हूं। या दूसरा विकल्प यहां पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्त्री भी यह बोल सकती है अहम सम्यक अस्मि। सम्यक जो है वो दोनों में चलेगा, पुरुष भी बोल सकता है अहम सम्यक अस्मि, स्त्री भी बोल सकती है अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। अगर आप कुशली और कुशलिनी का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको ध्यान देना होगा कि पुरुष है तो कुशली और स्त्री है तो कुशलिनी, इस तरह से। और तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? आप पूछ सकते हैं पुरुष से भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं। भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं। तो उत्तर सामने से क्या आ सकता है? मान लीजिए कोई वसंत कुंज में रहता है, तो वो क्या उत्तर दे सकता है? अहम वसंत कुंज क्षेत्रे या वसंत कुंज मध्ये निवसामि, मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। तो कई बार क्या होता है किसी एरिया का या किसी जगह का नाम थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो लास्ट में नकारांत हो या लास्ट में दीर्घ उसमें स्वर आ रहा हो। तो ऐसे स्थानों के जैसे रोहिणी, अब रोहिणी में दीर्घ इकारांत है, तो वहाँ पे रोहिणी के आगे आप क्षेत्रे या मध्य इस प्रकार का प्रयोग करके सरल आप संस्कृत का प्रयोग कीजिए। अहम रोहिणी क्षेत्रे निवसामि, अहम रोहिणी नगरे निवसामि या अहम रोहिणी मध्ये निवसामि। तो आपको इसमें दीर्घ इकारांत या तकारांत या नकारांत कोई भी अक्षर आ जाए आपको समस्या नहीं होगी, आप सीधा मध्य शब्द का प्रयोग करके अपना वाक्य बोल सकते हैं। और सामने से प्रश्न आएगा भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि स्त्री से पूछना है कि आप कहाँ रहती हैं, तो भवती कुत्र निवसति, आप कहाँ रहती हैं, तो उसका उत्तर आ सकता है अहम पंजाबी बाग क्षेत्रे या पंजाबी बाग मध्ये निवसामि, मैं पंजाबी बाग में रहती हूँ। तो ये 2-3 प्रश्न हो सकते हैं, नाम, हालचाल, कहाँ रहते हैं। यदि कोई विद्यार्थी हैं, कई बच्चे विद्यार्थी आपस में, विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो विद्यार्थी आपस में एक प्रश्न कर सकते हैं कि भवान कस्याम कक्षायाम पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। या स्त्री है तो भवती कस्याम कक्षायाम पठति, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं, तो उसका उत्तर हो सकता है अहम दशमी कक्षायाम पठामि, या जो भी कक्षा आपकी है, स्नातक कक्षायाम पठामि, तो उसका उत्तर ऐसे बन सकता है। तो ये 3-4 तरह के स्वपरिचय के आप प्रश्न इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो उसके लिए किस प्रकार का संबोधन या कौन सा संस्कृत का शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूर है जिसको हमें अपनी उंगली से चिन्हित करना पड़े, दूर के लिए ये इशारा होता है कि दूर है, पास के लिए यह है, यहाँ, अत्र, जो आपके समीप है। तो दूर के लिए जब इस तरह का प्रयोग करना पड़े हमें, तो आप इसमें देख सकते हैं, एक आपके सामने एक चित्र है, सह शिवः, वह कौन है, वह शिव है। सह शिवः, वह शिव है। सह गणेशः, वह गणेश है। सह दिनेशः, वह दिनेश है। जो भी दूर है, जैसे हिंदी में वह शब्द से जिसका प्रयोग किया जाता है, जो आपसे दूरी पर है, उसके लिए आप सह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सह विवेकानंदः, सह महर्षि दयानंदः,
बहुत सारे जो जो भी आपके मस्तिष्क में आप महापुरुषों के नाम आ रहे हैं, आप उन सब का अभ्यास के दौरान उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। सह आजादः, सह भगत सिंहः, सह बिस्मिल्लाह खानः। तो जो हमसे दूरी पर हैं, जिनको हम हिंदी में वह शब्द से प्रयोग करते हैं, उसके लिए पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए सह शब्द का प्रयोग हमने सीखा। अब पुल्लिंग के लिए या पुरुष के लिए यदि वो हमारे निकट है, हमारे समीप है, तो हमें उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करना है, या जिसको हिंदी में यह कह के संबोधित करते हैं उसके लिए कौन सा संस्कृत में शब्द है, वो है एषः। एषः यह, सह वह, एषः यह। एषः कृष्णः, एषः मोहनः, एषः दिवाकरः। यह मोहन है, यह दिवाकर है, यह कृष्ण है। एषः कलामः, यह कलाम है। एषः भगत सिंहः, यह भगत सिंह है। एषः देशभक्तः, यह देशभक्त हैं। तो जिस प्रकार भी जो भी आपके मस्तिष्क में आपके शब्द आ रहे हैं, या महापुरुषों के नाम आ रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा है, यदि वो आपके निकट है या आपको यह शब्द से जिसका प्रयोग करना है, उसके लिए आप पुल्लिंग के लिए एषः शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अब हम दोनों का प्रयोग एक साथ करके देखेंगे, वह का भी और एषः का भी। सह गणेशः, वह गणेश है। एषः कृष्णः, यह कृष्ण है। सह गणेशः, एषः कृष्णः, वह गणेश है, यह कृष्ण है। सह और एषः का प्रयोग एक साथ आप करना सीखिए। सह बिस्मिल्लाह खानः, वह बिस्मिल्लाह खान हैं। एषः नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी हैं। सह एषः। अब हम स्त्रीलिंग पे चर्चा करते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो यदि कोई स्त्रीलिंग या कोई स्त्री हमसे दूर है और उसको हमें बताना है, उसके विषय में कोई बात करनी है, वह कह के उसको संबोधित करना है, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है सा। पुल्लिंग के लिए क्या था? सह। स था और उसमें विसर्ग लगी हुई थी, जिसका उच्चारण आधे ह के समान करना है, सह। उसमें ह की ध्वनि आनी चाहिए, परंतु स्त्रीलिंग में ह की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, उसमें दीर्घ आकार, आकारांत शब्द है यह। तो सा सरस्वती, वह सरस्वती है, सा सरस्वती। और यदि सा लक्ष्मीबाई, वह लक्ष्मीबाई है। सा कल्पना चावला, वह कल्पना चावला है। तो ये दूर दूर का हुआ। और भी आप कर सकते हैं, सा शकुंतला, सा राधा, सा पार्वती। जो भी दूर है वह पार्वती है, वह राधा है, वह शकुंतला है। तो इसके लिए आपने सा शब्द का प्रयोग किया। अब स्त्रीलिंग जो हमारे निकट है, जो समीप है, जो पास है, और जिसके लिए हम हिंदी में यह शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास संस्कृत में शब्द होता है एषा। क्या शब्द है? एषा। एषा शारदा माता, यह शारदा माता है। एषा सुब्बलक्ष्मीः, यह सुब्बलक्ष्मी हैं। जो भी आप नाम लेना चाहें। एषा, एषा यह। एषा शकुंतला देवी, ये शकुंतला देवी हैं। अब दोनों का प्रयोग एक साथ देखिए, करिए। सा दुर्गा, एषा निर्मला सीता रमणः, वह दुर्गा है, यह निर्मला सीता रमण है। सा भगनी निवेदिता, वह भगनी निवेदिता है। एषा मैरी कॉम, यह मैरी कॉम है। सा सुषमा स्वराजः, वह सुषमा स्वराज हैं। एषा किरण बेदी, यह किरण बेदी हैं। सा सुधा मूर्ति, वह सुधा मूर्ति हैं। और एषा भारत माता, यह भारत माता हैं। तो इस प्रकार जो भी आप समझ गए होंगे कि दूर है स्त्री और पास है, तो दोनों के लिए सा और एषा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सा अर्थात वह, एषा अर्थात यह, स्त्रीलिंग के लिए। अब तीसरा जो लिंग है हमारे पास संस्कृत में, वो है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के विषय में आप ये ना सोचें कि कोई वस्तु यदि निर्जीव है तो वो नपुंसक लिंग है, और सजीव है तो वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। निर्जीव सजीव से लिंग का, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का कोई संबंध नहीं है। शब्द नपुंसक लिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं,
उनके सजीवता निर्जीवता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे तत्फलम, वह क्या है? फल है। नपुंसकलिंग के लिए फलम, फलम में अंतिम जो अक्षर है वो क्या है? आधा म, हलंत म। तत्फलम, वह फल है। तत्पुष्पम, वह पुष्प है। तत्वाहनम, वह वाहन है। तो दूर के लिए तत्नगरम, वह नगर है। तत्शीतकम, वह शीतकम है। तत्वनम, वह वन है। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं जो कि हमसे दूर हैं या जिनके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, उनके साथ आप तत् शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब वही नपुंसकलिंग शब्द यदि हमारे निकट हैं, हमारे समीप हैं, तो उसके लिए, और जिसको हम हिंदी में यह कह के संबोधित करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास शब्द है एतत्। एतत् माने यह। एतत् गृहम, यह घर है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। एतत् व्यजनम, यह पंखा है। तत् उपनेत्रम, वह चश्मा है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। वह, यह। तत् एतत्, वह यह। तत् उपनेत्रम एतत् पुस्तकम। तत् वाहनम एतत् एतत् द्वारम। तत् पुष्पम, वह पुष्प है। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन यानी कि टीवी चलचित्र है। तत्फलम, वह फल है। एतत् पर्णम, यह पत्ता है। आपने तीनों के विषय में जान लिया। सह, एषः। पुल्लिंग के लिए वह, यह। सह माने वह, एषः माने यह। स्त्रीलिंग के विषय में सा, एषा, वह, यह। सा स्त्रीलिंग के लिए और एषा भी स्त्रीलिंग के लिए, वह और यह के लिए। और नपुंसकलिंग के लिए तत्, एतत्, वह और यह। तो पुल्लिंग में हमारे पास 3 शब्द आए, सह, एषः, कः। कः पुरुषः, कौन पुरुष है? सह पुरुषः, वह पुरुष है। या एषा कः, यह कौन है? तो एषः पुरुषः, यह पुरुष है। तो कः जो शब्द है वो प्रश्नवाचक है, उसमें आप सह के स्थान पे यदि कः का प्रयोग कर देंगे तो वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे हमने बोला सह पुरुषः, हम सह को हटा के करते हैं कः पुरुषः, कौन पुरुष है? उत्तर क्या बनेगा? सह पुरुषः, वह पुरुष है। यदि एषः पुरुषः वाक्य है और एषः में यदि मैं एषः शब्द को हटा के कः जोड़ दूं तो कः एषः कः, तो एषः पुरुषः। उसी प्रकार सा, एषा, का। सा माने वह, एषा माने यह, का माने कौन। सा का, वह कौन है? सा गायिका, वह गायिका है। एषा का, यह कौन है? एषा गायिका, यह गायिका है। और नपुंसकलिंग में तत्, एतत् और किम। तत्पत्रम, किम पत्रम। तत्पत्रम, कौन पत्ता है? तत् माने वह पत्ता है। एतत् पुस्तकम, एतत् किम, यह क्या है? तो एतत् पुस्तकम। तो किम, का और कह, ये इन्हीं शब्दों को प्रश्नवाचक बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चित्र आएंगे, आपको चित्र को देखकर बताना है कि यह कौन है, या आपको यह कल्पना करनी है कि यह आप हैं, तो आपको अपने विषय में बताना है। मान लीजिए जो पहला चित्र है वो आपको देखकर लग रहा है कि ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर को संस्कृत में बोलते हैं वैद्य। तो कल्पना कीजिए कि आप वैद्य हैं और आपको यह बोलना है कि मैं वैद्य हूँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो मैं के लिए संस्कृत में शब्द होता है अहम। अहम वैद्यः, मैं वैद्य हूँ। पहला चित्र क्या है? अहम वैद्यः, मैं वैद्य हूँ। दूसरा क्या है? टीचर लग रहा है, शिक्षक, तो आपको बोलना है कि मैं शिक्षक हूँ। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। तीसरा फोटो देखिए, को क्या लग रहा है आपको? वकील। वकील को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अधिवक्ता। अहम अधिवक्ता। अहम कः? अहम अधिवक्ता, मैं अधिवक्ता हूँ। या मैं आपसे पूछूं कि भवान कः, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि अहम अधिवक्ता। मैं आपसे ही ये सारे प्रश्न करूंगा, आपको एक एक करके उत्तर देना है। मैं पूछूं भवान कः, आप चित्र देख के बताइए, कल्पना कीजिए कि ये आप हैं, तो मेरा प्रश्न है भवान कः, आपका उत्तर क्या होगा? अहम छात्रः, क्योंकि ये आपको स्टूडेंट दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा भवान कः, आप कौन हैं? आप चित्र देखकर कल्पना कीजिए कि आप हैं, तो इस पे पुलिस वाले दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं अहम आरक्षकः, मैं आरक्षक यानी कि पुलिस वाला हूं। अगला मैंने आपसे प्रश्न किया भवान कः, आप कौन हैं? चित्र देख के बोलिए आप कौन हैं? अहम गायकः, मैं गायक हूं। भवान कः,
क्या लग रहा है आपको? इंजीनियर। तो अहम अभियंता, मैं इंजीनियर हूँ, अभियंता हूँ। अगला चित्र, भवान कह, आप कौन हैं? अहम नर्तकः, मैं नर्तक हूँ। भवान कह अहम कृषकः, मैं किसान हूँ। भवान कह अहम संगणक अभियंता, कंप्यूटर इंजीनियर, मैं संगणक अभियंता हूँ। स्त्रियों के विषय में बात करें तो पहला चित्र आप देख के बता सकते हैं कि ये शिक्षक शिक्षिका लग रही हैं। तो मैंने आपसे पूछा, लड़की से जब पूछेंगे तो मैं कैसे पूछूंगा? भवती का, भवती का, भवती माने आप, का माने कौन। अभी हमने पीछे देखा कि का स्त्री के लिए प्रयोग किया गया था। तो भवती का, तो स्त्रियां बोले अहम शिक्षिका। दूसरा चित्र है, भवती का अहम वैद्या। तीसरा, भवती का अहम आरक्षिका, मैं पुलिस वाली हूं। चौथा, भवती का, देख के बताइए क्या लग रहा है आपको? गृहिणी, ये हाउसवाइफ लग रही है जो पूरा का पूरा एक साथ सारा काम संभाल रही है। तो इसमें बनेगा भवती का अहम गृहिणी। भवती का, आप कौन है? अहम अधिवक्त्री, मैं वकील हूँ। अधिवक्त्री, अधिवक्ता पुरुष के लिए, अधिवक्त्री स्त्री के लिए। भवती का अहम गायिका। भवती का अहम अभियंत्री। भवती का अहम नर्तकी। भवती का अहम छात्रा। भवती का अहम संगणक अभियंत्री, कंप्यूटर इंजीनियर। अब संस्कृत में यदि किसी से प्रश्न करना है तो उसका एक सरल तरीका हमने निकाला है कि आप जो भी शब्द आप जानते हैं उसके पीछे, या जो भी वाक्य आप बोल रहे हैं उसके पीछे यदि आप वाह शब्द लगा दें, वाह और क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो वह जो वाक्य है या जो वह शब्द है वो प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक बालक का फोटो है और हम उसमें प्रश्न ये कर सकते हैं, बालिका वाह, लड़की है क्या? क्या ये लड़की है? आप देख के बताइए कि आपको लड़की लग रही है? नहीं। तो इसका उत्तर क्या बनना चाहिए कि लड़की तो नहीं है। तो इस बात को बोलेंगे कैसे? तो इसको बोलेंगे ना बालिका ना बालकः, नहीं बालिका नहीं है, यह तो बालक है। तो प्रश्न क्या था? बालिका वाह, केवल इतना बोला आपने, लड़की है क्या? ना बालिका ना बालकः, नहीं नहीं लड़की नहीं है, लड़का है। ठीक है। दूसरा, एक आपके सामने चित्र है जो कि डॉक्टर का चित्र लग रहा है। तो प्रश्न हो सकता है शिक्षकः वा, टीचर है क्या? तो उत्तर क्या बनेगा? क्या आपको टीचर लग रहा है? ये नहीं लग रहा। तो क्या बनना चाहिए आपका उत्तर? ना शिक्षकः ना वैद्यः, नहीं नहीं शिक्षक नहीं है, डॉक्टर है, वैद्य है। तीसरा प्रश्न अब हम प्रश्न बनाते हैं, पाचकः वा, क्या ये रसोईया लग रहा है आपको? पाचक, कुक लग रहा है? अब इसका आंसर है यस, हाँ ये तो लग रहा है। तो क्या बनेगा आपका उत्तर? आम पाचका, यस ही इज अ कुक, हाँ यह तो पाचक है। तो नहीं था तो ना पाचका ना शिक्षकः, और यदि हाँ है तो आम पाचका, यस हाँ पाचक है। तो आम और ना, यस और नो। आम माने हाँ, ना माने नहीं संस्कृत में। दूरवाणी वाह, मोबाइल फोन है क्या ये? लग रहा है आपको मोबाइल फोन? तो बोलिए आम दूरवाणी, यस मोबाइल फोन है। तो आम, न और वाह, वाह मतलब प्रश्न सूचक, आम माने यस, ना माने नहीं। तो अब आपके सामने एक चित्र रख रहा हूं, आप देख के बताइए। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देना है। ये चित्र आप देख के बताइए क्या लग रहा है। मैं प्रश्न करता हूं, मंदिरम वाह, मंदिर है क्या? तो आपका उत्तर क्या होगा? ना मंदिरम ना विद्यालयः, नहीं नहीं मंदिर नहीं है, क्या है ये? विद्यालय है। कूपी वाह, ये पानी की बोतल है क्या? कूपी है। आप बोलेंगे आपको क्या लग रहा है, कूपी लग रही है? तो बोलिए आम कूपी, यस कूपी है। घटी वाह, घड़ी है क्या? आम घटी। शीतकम वाह, फ्रिज है क्या? आम शीतकम। पशु वाह, पशु है क्या? ना पशु नः, पक्षी। गजः वाह, हाथी है क्या? ना गजः ना अश्वः, नहीं नहीं हाथी नहीं है, घोड़ा है। विवेकानंदः वाह, आम विवेकानंदः। नर्तकी वाह, आम नर्तकी। चषकः वाह, आम चषकः।
लेखनी वाह, क्या ये लेखनी है, पेन है? ना, लेखनी ना, छुरिका, नहीं नहीं, ये तो छुरी है। अब अगला है अस्ति और नास्ति। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। आपके सामने एक पेड़ का चित्र आ गया है और लिखा हुआ है वृक्षः अस्ति, पेड़ है। पेड़ है, लेकिन क्या नहीं है इस पेड़ पर? क्या नहीं है इस पेड़ पे बताइए? सब कुछ है इस पेड़ पे, लेकिन एक चीज नहीं है, क्या? फलम नास्ति, फल नहीं है। वृक्षः अस्ति फलम नास्ति, पेड़ है, फल नहीं है। चषकः अस्ति, ग्लास है, लेकिन ग्लास में क्या नहीं है? जलम नास्ति, पानी नहीं है। वृष्टिः अस्ति, बारिश हो रही है, लेकिन क्या नहीं है? छत्रम नास्ति, छाता नहीं है। अब अगला जो शब्द है वो है कुत्र। कुत्र माने कहाँ। वृक्षः कुत्र अस्ति, वृक्ष कहाँ है? तो आपका उसका उत्तर क्या बन सकता है? या तो वो बोलेगा कि अत्र अस्ति, यहाँ है, या बोलेगा तत्र अस्ति, वहाँ है, या बोलेगा अन्यत्र अस्ति, कहीं और है, मुझे नहीं पता कहाँ है। या तो यहाँ है, या वहाँ है, या कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो वृक्ष आपको यदि दिख रहा है तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वृक्षः कुत्र अस्ति, तो आप उसका उत्तर क्या दे सकते हैं? वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है। युवकः कुत्र अस्ति, युवक कहाँ है? तो आप इसका उत्तर देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं युवकः अत्र अस्ति। अगर आपको ये कहना है कि युवक यहाँ है तो आप बोलिए युवकः अत्र अस्ति, नहीं तो आप बोलिए युवकः तत्र अस्ति, युवक वहाँ है। ताजमहलः कुत्र अस्ति, ताजमहल कहाँ है? तो आप बोलेंगे, आपको नहीं पता कहाँ है, तो आप बोलेंगे ताजमहला अन्यत्र अस्ति, हम ना जाना, मुझे नहीं पता ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहीं और है। वायुः कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है? तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सब जगह है। तो अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अन्यत्र माने कहाँ, कहीं और सर्वत्र माने सभी जगह। तो वायु क्या होती है? सभी जगह होती है। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है? सर्वत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सभी जगह पर है। तो अब तक की कक्षा में हमने संस्कृत में जो आपने पद, अक्षर, वर्ण या छोटे छोटे संस्कृत के जो शब्द हैं या छोटे छोटे संस्कृत के जो वाक्य हैं उनको बनाना, अपना परिचय देना, सामान्य बातचीत के लिए, हालचाल पूछने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, या अत्र, तत्र, अन्यत्र, कुत्र, सर्वत्र, ये जो शब्द हैं इनका परिचय सीखा। तो सामान्य बोलचाल के लिए आप थोड़ा सा जो बेसिक आपका जो आधार संस्कृत का आपको ज्ञान होना चाहिए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास किया गया है। परंतु यदि आपको संस्कृत साहित्य को पढ़कर स्वयं से उसका अर्थ जानना है, या स्वयं से आप चाहें कि किसी भी संस्कृत के दीर्घ वाक्यों का आप निर्माण कर सकें, या दीर्घ वाक्यों को पढ़कर उनका अर्थ स्वयं बिना किसी टीका या बिना किसी अनुवाद के आप उसका अर्थ निकालना चाहें, तो आपको संस्कृत के शब्द रूपों और धातु रूपों का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें हम संस्कृत के शब्द रूप और धातु रूपों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।